हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस से किसी भी प्रोडक्ट को आप फाइनेंस पे लेना चाहते हैं, जैसे कार हो गया, टू व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर हो गया, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद जो है आप कैसे ले, कहां से ले, अगर आप बाहर में रह रहे हैं तो बाहर में अपना आईडी से कैसे ले, सारा डिटेल्स में जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इस वीडियो में इन तक बने रहे तो आपको पता चल जाएगा आखिर आपको बजाज से फाइनेंस पर कुछ भी लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे टू व्हीलर हो गया, 3, 4 जो भी व्हीलर आप लेना चाहते हैं या तो पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो पहली बात जो होती है, जो एक नंबर पे आता है वो होता है गारंटर। अगर आप कहीं का रहने वाले हैं, चाहे मैं हूं बंगाल का, अगर मान लीजिए मैं कहीं और स्टेट में जाके इसे बजाज जो शोरूम होता है वहां पे अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं तो वहां पे जो चीज जरूरत पड़ता है वो होता है कि गारंटर हर चीज में जरूरत पड़ेगा, चाहे आप लोकल क्यों ना हो। आप जब भी लोन लेते हैं, हाँ, अगर आप कोई ऐसे सिटीजन में है, कोई आपका ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जहां से आप कोई सरकारी नौकरी करता है, इसमें इस मामले में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। अदरवाइज अगर कोई भी काम करते हैं तो आपको एक गारंटर की जरूरत होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दूंगा, तो सबमिट के साथ साथ आप जिस गारंटर को ले रहे हैं उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं 3 व्हीलर खरीद रहा हूं, जब मैं 3 व्हीलर खरीदने गया था, मैं अपना ही खरीदा हूं, तो मैं हूं बंगाल का और हरियाणा में जाके मैंने एक ऑटो लिया। तो ऑटो लेने के बाद हमें जब ईएमआई पर लिया मैंने, तो ईएमआई कितना लगा था मुझे, तो 7,800 कुछ रुपया लगा था, सॉरी 6,800 कुछ रुपया लगा था, 39 रुपये। तो इस 6,839 रुपया में 36 महीने का किस्त बांध दिया था। तो यहाँ पे जब मैं शुरुआत में जब मैं इसको परचेस करने गया तब उसका दाम था 2,06,000। तो आप समझ सकते हैं कि 2,06,000 रुपया दाम था और 36 महीने में मैं 6,800 कुछ रुपया यानी 40 रुपये के करीब में इसको पे करता था हर महीना। 36 महीने तक इसको अगर जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले लगता था कि मैं इससे जमा करवाया हूं, एक क्या था 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपया जमा करवाया, उसके बाद मुझे टोटल ले लगा। तो आप समझ सकते हैं कि ईएमआई पर कितना लगता है बजाज से। अगर बजाज से जो आप अगर एक बार खरीद लेते हैं ना, अगर एक बार किसी भी तरह यहाँ से लोन ले लेते हैं, चाहे आप पर्सनल लोन हो, चाहे आप कार लोन हो, किसी भी प्रकार की लोन लेते हैं, चाहे होम लोन हो, उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। एक बात ध्यान देना, क्योंकि एक बार अगर आप किसी को गारंटर बना लिया और उस गारंटर ने आपकी साथ दे दिया, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, कागजात है, उसके साथ आपने साइन कर दिया, तो आने वाले दिनों में जब इसको किस्त को पूरा कर देंगे तो 6 महीने के बाद, कंटिन्यू 6 महीने चलाने के बाद आपको फिर से एक लोन की ऑफर मिल जाता है। यहाँ से जो लोन की ऑफर मिलता है, आप किसी भी तरह का की आप लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक, 50 करोड़ तक की यहाँ से आपको लोन मिलता है। लेकिन यहाँ से जो लोन लेते हैं ना, लोन की चार्जेस सबसे हाई इंटरेस्ट है बजाज फाइनेंस सबसे हाई इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लोन लेने वाले परेशान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप अगर किस्त जमा भी करते हैं तो आपके खिलाफ जो आप जमा करते हैं, किसी भी तरह देखा जाए कि आपका जो रसीद आपको नहीं मिल रहा है, तो हो सके आपका ईएमआई जो है जमा ना भी हो सकता है। तो दोस्तों, हर बार जब भी आप जो बजाज फाइनेंस से, चाहे आप किस्त पे मोबाइल लिए हो, चाहे आप किस्त पे गाड़ी लिए हो, चाहे आप होम लोन लिए हैं, चाहे पर्सनल लोन लिए हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। आपके पास वो रिसीट यानी रसीद होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से पे करते हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो आपके पास सेव है, सिक्योर है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं बजाज फाइनेंस से कुछ कार खरीदना चाहता हूं, बाइक खरीदना चाहता हूं, तो सबसे पहले आप, अगर आपकी घर है वहां पे जहां पे ले रहे हैं और वहां का जो इलेक्ट्रिक बिल होती है, उस बिल को अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो गारंटर है, गारंटर की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप गारंटर नहीं देते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की बिल को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप जहां का रहने वाले वहां पे नहीं है, कहीं और जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, वहां पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है अभी तक बन के नहीं आया है, तो आपको किसी न किसी गारंटर की मदद लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी मैं कुछ लेना चाहता हूं, तो आपके पास जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा। साथ ही एक काम और ध्यान देना
चेक आपको जरूर लगेगा उस बैंक का। इस बैंक में चेक लेने से क्या होता है कि अगर आपने लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं, ठीक है, लोन अगर डिफॉल्टर हो जाते हैं तो आपके खिलाफ इस चेक से जो बाउंस चेक की एक आपको केस फाइल कर देंगे, जहां से आपको घसीट के ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोन लेंगे तो कोशिश करें कि आपका जो ब्लैंक चेक है इसको कभी ना दे। अगर इसको आप दे देते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसको बताना कि मेरे पास ऐसे चेक नहीं है जो मैं नहीं दे सकता हूं, तो आपके पास बचने के कुछ ऐसे रास्ता हो सकता है। लेकिन आपने एक बार चेक को अगर उसको हाथ में दे दिया और अगर आपने भविष्य में ऐसा ना हो कि आप लोन को ना देने में सक्षम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लोन को नहीं दे पाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं जल्दी। तो यहाँ पे क्या होता है, तो बजाज फाइनेंस क्या करते हैं कि अपना जो कार होता है ना, उस कार को अपना ही बजाज फाइनेंस पर फाइनेंस करवा देते हैं। दोस्तों, बजाज फाइनेंस से लोन लेने पर एक फायदा है कि किसी भी बैंक से जब आप लोन लेते हैं, चाहे किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं, तो आपकी जो लोन है वो बैंक से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ में इस मामले में क्या होता है कि बैंक जो अपना बजाज फाइनेंस होता है, बजाज अपना ही प्रोडक्ट को बेचता है और अपना ही बैंक में फाइनेंस करवाता है, मतलब अपना ही लोन देते हैं। तो दोनों चीज एक जगह करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा जो ड्यू चल रहा था, ड्यू जो मेरा ऑटो चल रहा था, उसको मैंने वापस कर दिया। अगर आपने ऑटो लिया है, किसी भी कारण में कोई भी कार लिया है, उसको किस्त जो है चला नहीं पा रहे हैं, तो उसको आप हैंड ओवर कर दिया। तो हैंड ओवर करने के कारण वो जो कार होती है उसको दाम पे बेचेगा और जो बचा हुआ राशि है आपको बताया जाएगा कि इसको सेटलमेंट करें। अगर सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं तो इस मामले में क्या होता है कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई किया जाता है, उसके बाद अगर उसको साबित होता है कि आप इस लोन को देने में असक्षम है, तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। इस मामले में जो बजाज फाइनेंस है किसी और के पास नहीं जा सकता है, बैंक आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप बैंक से लोन लिया ही नहीं। और किसी कंपनी से अगर लोन लेते हैं तो आपकी जो लोन है इस फाइल को, आपका जो फाइल है इसको ट्रांसफर कर देगा बैंक में और बैंक से आपके लोन को प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन इस मामले में क्या होता है कि और किसी कंपनी जो है वो अपना बैंक से लोन को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस ऐसे नहीं करता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूं कि अगर बजाज फाइनेंस से लोन लेना है तो बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए आपको किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, किन किन बातों पे ध्यान देना जरूरी है, क्या क्या आपके सबमिट करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाया हूं। अगर कोई भी बात छूट रहा है तो मुझे कमेंट करें, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, अगर मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरा वीडियो में जाइए, वीडियो का नीचे वीडियो को क्लिक करें और वीडियो का नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो का कमेंट, ऐसे वीडियो के नीचे जो कमेंट आता है उस कमेंट के जवाब मैं देते रहता हूँ। बहुत सारे लोगों की जो कमेंट है, हर कमेंट की मैं रिप्लाई देते रहता हूँ। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो रहा है, लोन रिलेटेड, फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक अनब्लॉक, किसी भी रिलेटेड की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। कमेंट करने के बाद अगर मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है तो मेरा ईमेल करें। ईमेल आपको पता ही है, ईमेल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मेरा चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद देखिए मैं अपना चैनल पे जा रहा हूँ। चैनल पे जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे मैं अपना दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाना और अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मेरा जो जीमेल है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देख पा रहे हैं ईमेल आईडी फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ईमेल आईडी से मुझे ईमेल करें। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ कि मुझे कमेंट कैसे करें।